आम लोगों से आप स्टॉक मार्केट के बारे में बात करो ना, तो ज़्यादातर आपको कहेंगे कि इसमें प्राइसेस कैसे ऊपर चली जाती हैं, कैसे नीचे चली जाती हैं, कुछ समझ नहीं आता, इसमें बहुत रिस्क है, नुकसान हो जाता है, पैसे डूब जाते हैं और यहाँ जाना ही नहीं है, और ऐसी बहुत सी बातें। और ये एडवाइस जो है ज़्यादातर हमारी जो ओल्डर जनरेशन है उसकी तरफ से आ रहा होता है। उनके भी अपने एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन अ लॉट ऑफ टाइम्स ये करके ट्राई नहीं किया होता उन्होंने, बल्कि वो अपना डर फैला रहे होते हैं। ऑन द अदर हैंड जो यंगर जनरेशन है उसमें एक तो ऐसी है जिसने कुछ करना नहीं है और उसे दिलचस्पी भी नहीं है, उसे परवाह ही नहीं है। वो ऑडियंस नहीं है हमारी इस वीडियो का, लेकिन एक और टाइप है जो कुछ करना भी चाहती है और वो फियरलेस भी है। वो अपने आप को स्टॉक मार्केट में या किसी भी मार्केट में अप्लाई कर देती है, वो करके देखती है, और कई दफ़ा वो कामयाब होती है, कई दफ़ा नाकाम होती है, और दोनों सूरतों में पूरी दुनिया को पता लगता है। और जब वो नाकाम होते हैं तो फिर फर्स्ट वाली कैटेगरी उनके पास आती है, वो उन्हें कहती है देखो हमने कहा था ना नुकसान हो जाता है, यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना था, हमने कहा था ऐसा होता है। लेकिन वो ये नहीं देखते कि एटलीस्ट उन लोगों ने कुछ ट्राई तो किया है, आप लोग कुछ करके फेल हुए हो, आपको क्रेडिट जाता है। जो कुछ नहीं कर रहे या जो कुछ करना ही नहीं चाहते, या आप भी जब कुछ कर ही नहीं रहे थे तो भी तो फेल हो रहे थे, आपने कुछ करके सीखा है, कुछ करके फेल हुए हो। हम कहते हैं कि जब आप कोई भी काम करते हो, अगर आपको सक्सेस मिलती है तो आपको रिवॉर्ड मिलता है, फल मिलता है, और अगर आपको नाकामी होती है, लॉस होता है, फेलियर होता है, तो आपको लेसन मिलता है। तो उम्मीद है कि जो कुछ भी आपने किया है उससे राइट लेसन्स डिराइव किए होंगे अपने लिए। और इनमें से एक सबसे बड़ा जो लेसन है वो ये है कि किसी भी चीज़ में जब भी अपने आप को डालना है, कुछ शुरू करना है, उससे पहले अपने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना है, चीज़ें समझ लेनी है। अ लॉट ऑफ टाइम लोगों को नुकसान होता है, उन्हें समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों हुआ है, हमने क्या गलती की थी। लेकिन अगर आपने चीज़ें सीखी हैं, समझी हैं, तो एटलीस्ट आप अपने आप को राइट एनालिसिस दे पाओगे। स्टॉक मार्केट में भी ऐसे ही है। लोग समझते हैं कि ये बड़ी अनटैप्ड मार्केट है और ये हमारे लिए नहीं है, या जो लोग सिर्फ सूट बूट पहनते हैं, वाइट कॉलर किस्म के लोग हैं, ये उनके लिए। जबकि ये भी उसी तरह की मार्केट है जिस तरह की बाकी मार्केट्स में ख़र्च करके आप पैसे बनाते हो, जिस तरह रियल एस्टेट है या और बहुत सी हैं। आपको ये कोई नहीं कह रहा कि आप सारे पैसे अपने डाल के उसमें रिस्क ले लो, लेकिन ये एक बहुत बड़े पोटेंशियल वाली मार्केट है। और इसमें भी अगर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को समझ लो, स्ट्रॉन्ग कर लो, तो आप बहुत बड़े फ़ायदे ले सकते हो। उनमें से एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जिनकी हम बात कर रहे हैं, और पूरी सीरीज़ में हमने इन चीज़ों के बारे में बात की है, जिसको कुछ नहीं पता ये उसके लिए। एक कॉन्सेप्ट ये है कि जो प्राइसेस हैं स्टॉक्स की, वो ऊपर क्यों जाती हैं और नीचे क्यों जाती हैं, क्यों चेंज होती रहती हैं। अभी कुछ और थी, कल कुछ और है, शाम को कुछ और है, अगले महीने अगले साल कुछ और है, चेंज हो गई है। तो ये क्यों होता है, ये टॉपिक है हमारी आज की वीडियो का। मैं हूँ अथर और आप देख रहे हो देसी कनाडा। अच्छा, मेन रीज़न क्या है प्राइस के ऊपर नीचे होने का शेयर्स की? हम इसको दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। एक मेन रीज़न जो बैकबोन है, और दूसरा रीज़न डिस्कस करेंगे जो शेयर्स के वर्ल्ड में, स्टॉक मार्केट में समटाइम्स पहले से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो, मेन वजह क्या है किसी भी शेयर के, इनफैक्ट किसी भी चीज़ की प्राइस के चेंज होने की? अगर आप लास्ट वीडियो जाके देखो, हमने उसमें डिस्कस किया था कि प्राइस क्या होती है किसी चीज़ की। प्राइस वो होती है जो बायर पे करने को तैयार है और जो सेलर है वो अपनी चीज़ के लिए एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। वो एक म्यूचुअली एग्रीड प्राइस होती है किसी भी चीज़ की। हमने डिस्कस किया था कि मैं बैग्स लाया, स्टोर में रखे, और मैं उन बैग्स को $100 का बेचना चाहता था, लेकिन वो बहुत महंगे लग रहे थे या किसी भी वजह से मेरे बायर्स को पसंद नहीं आ रहे थे, तो मुझे बैग सस्ते करके बेचने पड़े थे। लेकिन बाद में वही बैग जो हैं वो सेलिब्रिटीज़ में पॉपुलर हो गए थे, वो फैशन में आ गए, तो लोग दूर दूर से बैग ख़रीदने आ रहे थे। जो बायर थे वो ज़्यादा हो गए थे और बैग्स लिमिटेड क्वांटिटी में थे, तो बैग्स की प्राइस $100 भी नहीं रही, वो ऊपर चली गई उससे। ये किसी भी चीज़ की
प्राइस का कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि उसकी डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है। अगर तो देखो डिमांड जो है वो किसी चीज़ की ज़्यादा होगी ना, ज़्यादा लोगों को चाहिए, तो उसकी प्राइस ऊपर जाएगी। और जो सप्लाई है अगर वो ज़्यादा होगी, वो मार्केट में चीज़ अवेलेबल ज़्यादा हो जाएगी, तो उसके बायर कम हो जाएंगे, उसकी कीमत नीचे चली जाएगी। हर चीज़ के साथ ऐसा ही होता है। एग्जैक्टली सेम शेयर्स के साथ भी होता है। शेयर्स के वर्ल्ड में भी यही होता है। अगर किसी शेयर की डिमांड ज़्यादा है, ज़्यादा लोग उसे ख़रीदना चाहते हैं, तो बेचने वाले को अच्छी कीमत मिलेगी। और अगर किसी शेयर की सप्लाई ज़्यादा है, ज़्यादा लोग बेचना चाह रहे हैं, तो उसकी प्राइस नीचे चली जाएगी। जो बायर है उसको बार्गेन प्राइस मिल जाएगी। ठीक है, ये है डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट शेयर के वर्ल्ड में, और ये बैकबोन है, ये मेन कॉन्सेप्ट है जो अप्लाई होता है इसमें। अब शेयर के वर्ल्ड में हमारा मतलब क्या होता है कि डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ गई कि मतलब ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हो गए, ज़्यादा ख़रीदने वाले आ गए। सप्लाई बढ़ गई का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जिन लोगों के पास एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं, जिन्होंने होल्ड किए हुए हैं, फ़र्ज़ करो मेरे पास शेयर्स हैं, हम सबके पास शेयर्स हैं, हम ज़्यादातर बेचना चाहते हैं, तो सप्लाई बढ़ जाएगी, ख़रीदने वाले लिमिटेड हैं, तो प्राइस नीचे आ गई। ये हो गया मेन कॉन्सेप्ट कि वजह क्या है इस सारे, ये किस चीज़ के गिर्द घूमती है। लेकिन हमने कहा था इसका एक दूसरा पार्ट भी है। देखो, हम प्राइस किसी भी चीज़ की डायरेक्टली चेंज तो कर नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि किसी शेयर की प्राइस में जाके 100 है, मैं उसको काट के 200 कर दूँ, आज से $200 प्राइस होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। हमने डिस्कस किया डिमांड सप्लाई चेंज करती है, तो हम प्राइस डायरेक्टली तो नहीं चेंज कर सकते, लेकिन डिमांड एंड सप्लाई तो चेंज हो सकती है। जब डिमांड एंड सप्लाई चेंज होगी तो उसकी प्राइस चेंज हो जाएगी शेयर की। अगर कोई फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से, किसी भी फैक्टर की वजह से सपोज़ डिमांड चेंज हो गई, कोई ऐसा फैक्टर, कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसी सिचुएशन हो गई जिसकी वजह से डिमांड बढ़ गई, तो ख़रीदने वाले ज़्यादा हो जाएंगे। या कोई ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ गई, लोगों ने बेचना शुरू कर दिया, तो प्राइस नीचे चली जाएगी। और वो फैक्टर्स कौन से होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे कॉन्सेप्ट का। अच्छा देखो, अब हम उन मेन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं जिनकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई जो है वो अफेक्ट हो सकती है, वो चेंज हो सकती है। और जब वो चेंज होगी तो प्राइस चेंज होगी। ये कुछ ऐसी मोटी मोटी चीज़ें हैं जिनको अगर आप समझ जाओगे तो एक बड़ी अच्छी क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो अब उन फैक्टर्स में से देखो मेन फैक्टर क्या हो सकते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फैक्टर तो आजकल जो है वो है न्यूज़, कि उस कंपनी के बारे में न्यूज़ कैसी आ रही है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव होगी डिमांड बढ़ेगी, ज़्यादा लोग जुड़ना चाहेंगे, अच्छे के साथ हर कोई जुड़ना चाहता है। तो क्या किस टाइप की न्यूज़ हो सकती हैं? अब देखो, ये जो सारी कंपनीज़ हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, पब्लिकली लिस्टेड हैं, इनकी स्क्रूटनी ज़्यादा है। इनको टाइम पे हर क्वार्टर में अपनी अर्निंग रिपोर्ट भी आपको बतानी है, प्रॉफिट्स भी बताने हैं, लॉसेस भी बताने हैं, फ्यूचर एस्टिमेट्स क्या होंगे, बहुत सी चीज़ें बतानी है। उनकी अपनी रिपोर्ट्स हैं, ये वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। तो अगर तो ये रिपोर्ट्स पॉजिटिव हैं तो प्राइस बढ़ेगी क्योंकि डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। और अगर नेगेटिव हैं तो उल्टा होगा, प्राइस नीचे जाएगी। और क्या हो सकता है इसके अलावा? सपोज़ करो कि कोई कंपनी है, वो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, जैसे ऊबर है। यहाँ पे कनाडा में ऊबर जो है वो वैसे तो ऑनलाइन टैक्सी सर्विस है, लेकिन टैक्सी के साथ साथ वो उसका एक पार्ट है ऊबर ईट्स, कि वो फूड भी डिलीवर करती है, जैसे फूड पांडा वगैरह है आई थिंक पाकिस्तान इंडिया में। तो ये एक उसकी जो है वो एक्सटेंशन है, उसका बिज़नेस इससे बढ़ता है। तो इसी तरह जो लिफ्ट है एक कंपनी, वो भी ऑनलाइन टैक्सी सर्विस है, लेकिन अब वो भी अनाउंस करी है कि वो भी फूड डिलीवरी बिज़नेस में जा रही है। तो ये उसके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि जब ये न्यूज़ आएगी इससे उसका बिज़नेस बढ़ेगा। और क्या हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट रिकॉल हो सकती है। सपोज़ कि देखो किसी कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया और वो ख़राब निकला और उनको अब वापस बुलाना पड़ा है, उस प्रोडक्ट को रिपेयर करना पड़ा है। जैसे सपोज़ हम कहते हैं कि टोयोटा ने कोई कार बनाई
और वो उन्होंने बेच दी दुनिया भर में, लेकिन उनको बाद में पता लगा कि इसमें कोई मेजर फ्लॉ था। अब टोयोटा एक बड़ी कंपनी है, अगर उसकी ख़राब गाड़ियाँ मार्केट में फिरेंगी तो इसकी वजह से ज़ाहिर है उसका नाम ख़राब होगा। तो उसको जगह जगह अपनी गाड़ियों को वापस बुलाना है और ठीक करना है, जबकि वो अपनी गाड़ी पहले तो बेच चुके थे, उनको जो प्रॉफिट होना था वो हो गया, अब ये एक्स्ट्रा है, तो ये क्या होगा, ये लॉस होगा ज़ाहिर है उनका। तो इससे उनकी जो सप्लाई है वो ज़्यादा होगी, वो उनके जो शेयर की प्राइस है वो गिरेगी। या सपोज़ करो सैमसंग ने फ़ोन बनाया और उनका फ़ोन फटना शुरू हो गया, वो जगह जगह फट रहा है, तो वो प्रोडक्ट रिकॉल है, वो उसको बुलाकर ठीक करेंगे। वो ज़ाहिर है कोई भी बम तो नहीं ख़रीदना चाहता। अब और क्या न्यूज़ हो सकती है, देखो अगर कोई जो कंपनी है वो अपने एम्प्लॉइज़ को ले ऑफ कर रही है, उनके पास काम नहीं है किसी भी वजह से, ये बैड न्यूज़ है अगेन, ठीक है। और क्या हो सकता है, देखो कोई मर्जर हो सकता है कि एक कंपनी है वो दूसरी कंपनी में मर्ज हो रही है। कोई सपोज़ कोई मोबाइल फ़ोन कंपनी थी, वो जा रही है, उसका बिज़नेस ख़त्म हो रहा है, तो दूसरी कंपनी उसे एक्वायर कर रही है, तो जो एक्वायर करने वाली कंपनी है उसका बिज़नेस तो बढ़ रहा है, तो ये गुड न्यूज़ है। कोई मैनेजमेंट का चेंज हो सकता है कि आप एक स्पेसिफिक मैनेजमेंट को देखते, सपोज़ आप स्टीव जॉब्स को देखते थे एप्पल का सीईओ, अब वो चला गया, तो आप सोचते हो कि यार अब पता नहीं क्या होगा, कौन लोग आएंगे, अच्छा होगा बुरा होगा, तो ये अनसर्टेनिटी है, ये एक तरह की बैड न्यूज़ है। और कोई स्कैंडल हो सकता है अगेन, आजकल जो बहुत कॉमन है और ऐसा हो जाता है, ट्वीट्स बहुत पावरफुल हो गए हैं, सोशल मीडिया बहुत पावरफुल हो गया है। जैसे जो फेसबुक थी उसका अभी स्कैंडल आया कुछ अर्सा पहले, हमने देखा कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला स्कैंडल जो आया कि वो आपका डाटा किसको दे रही है, प्राइवेसी कैसी है वगैरह वगैरह, वो बैड न्यूज़ थी फेसबुक के लिए, उससे उसका स्टॉक 20% तक गिरा, ठीक है। तो न्यूज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, अप टू डेट रहना पड़ता है कि किसी कंपनी के बारे में कैसी खबरें आ रही हैं, अच्छी या बुरी। अच्छी खबरें आएंगी तो उसका स्टॉक ऊपर जाएगा, बुरी खबरें आएंगी तो स्टॉक नीचे जाएगा। अच्छा, अब देखो दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है जिसकी वजह से प्राइस चेंज होती है, जिसकी वजह से डिमांड सप्लाई चेंज होती है, वो है कि इंडस्ट्री की ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। किसी भी इंडस्ट्री की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, कोई इंडस्ट्री होती है ना, उसके जैसे हम कहते हैं एविएशन इंडस्ट्री है, तो जितनी एयरलाइन कंपनीज़ हैं वो उसके अंडर आती हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। अब आजकल कोविड की वजह से ये जो एविएशन इंडस्ट्री है ये ओवरऑल लॉस में जा रही है, तो जितने भी नीचे इसकी कंपनियां हैं सबको नुकसान हो रहा है, कोई फ्लाई नहीं कर रहा, पैसेंजर्स नहीं है उनके पास, तो लॉसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। या हम कहें कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसमें एक की प्राइस गिरती है, सब रिलेटेड है, तो एक की प्राइस किसी कॉमन फैक्टर की वजह से गिर रही है, तो इंडस्ट्री में एक गिर रहा है तो सब गिरेंगे। या कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई इंडस्ट्री है जिसको ओवरऑल बेनिफिट हो गया है, कि कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप हुई है कि उससे रिलेटेड जितनी कंपनियां थीं उनको फ़ायदा हो गया है। जैसे इसी को देखो कि कोविड आया तो बहुत सी कंपनीज़ के स्टॉक्स गिरे, लेकिन जो ई कॉमर्स सेक्टर है जैसे अमेज़ॉन वगैरह है, नेटफ्लिक्स है, इनका काम तो ज़्यादा हो गया, तो इनके स्टॉक्स ऊपर चले गए। तो आपने ये देखना है कि कोई भी सिचुएशन ओवरऑल इंडस्ट्री को कैसे अफेक्ट करती है, उसको क्या हो रहा है, उससे फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है जिसकी वजह से प्राइसेस चेंज होती हैं, और वो एक तरह से शायद सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो ये है कि जो इन्वेस्टर है उसका सेंटीमेंट कैसा है, उसका इमोशन कैसा है। क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द डे हम जितने भी हैं सब लोग हैं तो इंसान, हमारे पास शेयर्स हैं, हम शेयर्स होल्डर हैं, तो हम कैसा फील करते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर तो जो इन्वेस्टर का सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव है, वो अच्छा है, वो होपफुल है कि ये मार्केट ऊपर जाएगी, तो वो ख़रीदेगा और इससे डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी। ऐसी मार्केट को हम कहते हैं बुल मार्केट। बुल जो होता है ना, वो अपने सींगों से हमेशा ऊपर की तरफ उठाता है, तो ये बुल मार्केट यानी कि ऊपर जाएगी, इन्वेस्टर का सेंटिमेंट पॉजिटिव है। ऑन द अदर हैंड अगर कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं जिनकी वजह से इन्वेस्टर का सेंटिमेंट ख़राब है, मोरल डाउन है, तो मार्केट नीचे जाएगी, क्योंकि वो सोचता है कि ये कुछ बुरा होने जा रहा है या बुरा हो रहा है,
तो वो जो अपनी सिचुएशन है, जो जिस भी पोजीशन में है वो अपने प्रॉफिट्स को लॉक करेगा, वो चीज़ को बेचेगा और जाएगा। और हमें पता है कि अगर ज़्यादातर लोग बेचेंगे तो प्राइसेस नीचे जाती हैं, ठीक है। इसको कहते हैं बेयर मार्केट। जो बेयर होता है वो अपना यूँ पंजा हमेशा नीचे की तरफ मारता है, तो इसलिए कहते हैं कि बेयर मार्केट है। बुल मार्केट चल रही है या बेयर मार्केट है, मार्केट में हमेशा दोनों लोग होते हैं, बेयर्स भी होते हैं और बुल्स भी होते हैं। तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि उनका सेंटिमेंट कैसा है। कुछ लोग उसी मार्केट के बारे में अच्छा सोच रहे होते हैं, कुछ बुरा सोच रहे होते हैं कि ये अभी जो भी सिचुएशन है, हम लोगों के अलग अलग ओपिनियंस होते हैं। तो ये सेंटिमेंट जो है हमारा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इवन अगर नोटिस करो कभी, तो जब हॉलीडेज़ आते हैं, वेकेशंस आते हैं, इवन क्रिसमस आती है, तो वो एक अच्छा इवेंट होता है, हैप्पी इवेंट है, हॉलीडेज़ आ रहे हैं। तो क्रिसमस पे भी जाने से पहले इन्वेस्टर चाहेगा कि मैंने जो प्रॉफिट बनाया उसको लॉक कर लूँ, उसको खर्च करना है उसे। और एक कहने को ये एक पॉजिटिव इवेंट है, लेकिन वो उसका सेंटिमेंट है, ज़ाहिर है वो अपने प्रॉफिट्स लेकर जाएगा। तो इन इवेंट्स पे स्लाइटली प्राइसेस डिप होती हैं, नीचे होती हैं। इन्वेस्टर के सेंटिमेंट वाली बात समझ आ गई। जो चौथा बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्टॉक प्राइसेस के ऊपर नीचे जाने में, डिटर्मिन करने में, वो है इकोनॉमिक सिचुएशन। किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है, इकोनॉमी कैसी है। अगर तो इकोनॉमी ऊपर जा रही है, पॉजिटिव है, इंडिकेटर्स अच्छे हैं, तो इसका मतलब कि वो इकोनॉमी एक्सपैंड करने जा रही है, तरक्की होने वाली है। और इन्वेस्टर तरक्की ज़ाहिर है वो भी उसके साथ करना चाहता है, तो वो बाय करेगा। और जब बाय करेगा तो प्राइसेस ऊपर जाएंगी। और अगर इकोनॉमी की सिचुएशन अनसर्टेन है, कुछ अच्छा हाल नहीं है उसका, तो वो अपनी जो पोजीशन है उसको वहाँ से वो सेल करेगा और अपने प्रॉफिट्स को लॉक करेगा। वो अपना पैसा उसमें ऐसी मार्केट में नहीं डालना चाहेगा जो अनसर्टेन है, जो कल को गिर जाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो स्टॉक मार्केट होती है किसी भी मुल्क की, वो उसकी इकोनॉमी का एक बड़ा अच्छा रिफ्लेक्शन होती है कि अगर तो इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो स्टॉक मार्केट भी उसके साथ ऊपर जा रही होती है। अगर इकोनॉमी डाउनवर्ड ट्रेंड में है तो आपकी स्टॉक मार्केट भी नीचे जाती है, प्राइसेस भी नीचे जाती हैं। और जो इकोनॉमी है उसमें बहुत से फैक्टर्स हैं। देखो इसमें क्या है, इन्फ्लेशन हो रही है, डिफ्लेशन हो रही है, या पॉलिटिकल अनरेस्ट तो नहीं है, सिचुएशन कैसी है, जैसे यूएस में अभी इलेक्शंस हुए। तो जो अनसर्टेनिटी होती है वो हमेशा बैड न्यूज़ होती है, उसमें प्राइसेस नीचे आती हैं। और एक पॉइंट पे ज़ाहिर एक पॉइंट तक नीचे आती हैं, फिर इन्वेस्टर को फिर वापस बुल्स मार्केट में आते हैं, उनको लगता है अब ये इतना नीचे आ गए हैं कि हम यहाँ से इसको बाय कर सकते हैं, बड़ा अच्छा बारगेन हमें मिल गया है। इसी तरह से कोई गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हो सकती हैं जिसकी वजह से जो स्टॉक्स हैं उनकी प्राइसेस ऊपर नीचे जाएं, कि कोई गवर्नमेंट ने ऐसे डिसीजंस कर लिए हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टर को फ़ायदा होगा या किसी कंपनी को फ़ायदा होगा, तो उसकी प्राइस ऊपर जाएगी। ऑन द अदर हैंड कोई गवर्नमेंट ऐसी अनाउंसमेंट कर देती है जो बैड न्यूज़ है किसी कंपनी के लिए या मार्केट के लिए या ओवरऑल इन्वेस्टर के लिए, तो प्राइसेस नीचे जाएंगी। जैसे अभी हमने देखा थोड़ी देर से पहले ट्रंप ने कहा कि जो टिकटॉक है, या इधर उसको अपना बिज़नेस यूएस में सेल करना पड़ेगा या वो हमें बेचना पड़ेगा। तो जो वो कंपनी थी वो टिकटॉक के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ थी, बैड न्यूज़ थी। तो इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को, इवन करेंसी की वैल्यू को और बाकी चीज़ों को, ये काउंट करती हैं कि इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है। उससे डिटर्मिन होगा कि हमारी जो स्टॉक्स हैं उनके प्राइसेस ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, अच्छा असर होगा या बुरा असर होगा। ऑल राइट, तो देखो हमने ये 3-4 मेजर रीजंस डिस्कस किए कि जो प्राइसेस हैं वो क्यों चेंज होती हैं, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिमांड एंड सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। हमने डिस्कस किया कि न्यूज़ कैसे इन्फ्लुएंस करती है, हमने देखा कि इंडस्ट्री जो परफॉर्मेंस है इंडस्ट्री की वो कैसे इम्पॉर्टेंट है, जो इन्वेस्टर का सेंटीमेंट है वो कितना वैल्यूएबल है, बुलिश मार्केट है या बेरिश मार्केट है। हमने डिस्कस किया कि इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है। तो ये बड़े बड़े रीजंस हैं, इसके अलावा भी रीजंस हो सकते हैं। सारा जो खेल है वो डिमांड एंड सप्लाई का है, और उनको क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं वो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर एक दफ़ा अपने आप को समझा लोगे, चीज़ें सिखा लोगे, तो फ्यूचर में अनकॉन्शियसली भी आप इन चीज़ों का ख्याल रखोगे, अच्छे प्लेयर बन पाओगे।
और ज़्यादातर आप अगर देखो ना, उसको ढूंढो तो आपको समझ आए, आपको डिमांड सप्लाई सब समझ आएगा, लेकिन उसके बारे में अपनी अवेयरनेस कैसे इंक्रीज़ करनी है, उनके फैक्टर्स पे कैसे नज़र करनी, ये इम्पॉर्टेंट काम है। ऑल राइट, तो इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही, बहुत लंबी हो गई। अपना ख्याल रखो। नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होती है। कुछ भी अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, लीव अ कमेंट, डिस्कशन के लिए ओपन है सब कुछ, और दोबारा मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।